केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों की विभागीय कार्य योजनाओं के सभी पहलुओं को समझने के साथ ही देश के कृषि क्षेत्र की मजबूती तथा किसानों के दुख दर्द को लेकर उन्होंने बातचीत की। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आधुनिक तकनीकी विशेषज्ञों ने इन 100 दिनों में खेती की 100 नई पद्धतियां विकसित करने का काम किया है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। हमारा फॉर्मूला है कि उत्पादन बढ़ना जितना जरूरी है, लागत कम करना भी उतना ही जरूरी है। आधुनिक तकनीकी आईसीआर ने 100 नई पद्धतियां कृषि की उनको डेवलप करने का काम किया है, जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी इन 100 दिनों में। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कभी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। दूसरे आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को, तब देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का, कि किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी की गई थी। उसके साथ हमने फैसला किया कि जो छूट गए, कई जगह शिकायत आती थी किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 किसान छूट गए, तो एक ड्राइव चलाई जिसमें 25 लाख नए नाम और हमने किसानों के जोड़े हैं। और हमारा संकल्प है एक किसान को भी हमको नहीं छोड़ना है। फिर बीजों की जो वैरायटी उत्पादन की लागत घटाने के लिए विकसित की, धान की एक वैरायटी विकसित की है जिसमें 30% पानी कम लगेगा और उसको लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा गेहूं की तरह बो देना पड़ेगा। नहीं तो लगाने में फिर पैसा ज्यादा खर्चा होता है, मजदूरी में भी जाता है, लागत घटेगी। बाजरे की एक किस्म 120 दिन में आती है, सामान्य तौर पे 120-115 दिन में बाजरा आता है। 70 दिन की वैरायटी हम लोगों ने विकसित की। तो उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो सरकार ने की, किसान क्रेडिट कार्ड। और मुझे खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मैंने पिछले 2 दिनों से यहां बैठकें की हैं। माहौल और कार्यकर्ताओं की ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि जब नतीजे अच्छे बहुमत के साथ आएंगे तो गठबंधन की सरकार ही बनेगी। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की बीजेपी की कोशिशें नाकाम होंगी। और अगर बीजेपी इतनी ही उत्सुक थी तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। वे केवल हस्तक्षेप करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दिन से यहाँ मैंने जलसे किए हैं, मीटिंग्स करी हैं। जो माहौल है, जो वर्कर्स में आज ऊर्जा है और ताकत है, उसे देखकर मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ जब परिणाम आएंगे तो अलायंस की सरकार बनेगी। आज मैं रजौरी में हूँ, इफ्तिकार जी हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पार्टी ने मैंडेट दिया है और सभी लोग, हर मजहब के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आज बढ़ चढ़ कर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोशिशें हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की, वो नाकामयाब होंगे। और बीजेपी को अगर इतना शौक था, जब लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने वैली में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि बड़ा चुनाव था। 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। वो सिर्फ वोट का बिखराव करने के लिए, यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने के हालात उनके नहीं हैं। और यहाँ पर अलायंस का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास हम लोगों के ऊपर है। अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाएगा। 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को तकसीम किया गया, क्या कांग्रेस दोनों हिस्सों को एक करेगी दोबारा? बिल्कुल, जो पहले स्टेटस था
था जम्मू कश्मीर के लोगों का, स्टेटहुड का। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट किया है, हम लोग वापस स्टेट दोबारा बनाएंगे, क्योंकि लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की इज्जत से, लोगों की एक ख्वाहिश इसमें जुड़ी हुई है, उसको हम पूरा करेंगे। और जो केंद्र सरकार के मंसूबे थे उसको हम नाकामयाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब तरह तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल से आप सरकार में दिल्ली में हैं, आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है? सिवाय बेइज्जत करने के, उनको परेशान करने के, और यहाँ पर एलजी के रूल के माध्यम से आपने तमाम उन ताकतों को और मजबूत किया है जो नफरत और घृणा की राजनीति करते हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं और ये इलेक्शन है, बदलाव का इलेक्शन होगा। जो कल वोटिंग हुआ है बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है। मतलब लोग बदलाव चाहते हैं और हर तरफ से लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो अलायंस के साथ है। सचिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में चेहरा खराब, क्या जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है? आपने बोला कि प्रधानमंत्री का चेहरा खराब। मैंने कहा कि जो घमंड और आक्रमण की राजनीति 10 साल हुई, उस पर विराम लगा है। राहुल जी के नेतृत्व में आज पार्लियामेंट के अंदर हमारा अच्छा बहुमत आया इंडिया अलायंस का, और 10 साल से जो उन्होंने मनमानी करी थी, आज वो करने में कामयाब नहीं रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में हम लोग बहुत आगे हैं चुनाव प्रचार में, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, और बाकी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होंगे, वहाँ भी हम जीतेंगे। ये लोग बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये समझ से परे है कि 4 स्टेट्स के चुनाव आप इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे पॉसिबल कर पाएंगे? पार्लियामेंट में नंबर्स आपके पास नहीं है, आप इसको कैसे पास करा पाएंगे? ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस गुफा छोड़ा गया है, ये जुमला है एक तरह से, और सरकार ने पहले बहुत यू टर्न लिए हैं। इस वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में नारायणपुर स्टेशन और मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। घटना नारायणपुर स्टेशन के पास FCI गोदाम स्थित रेल फाटक के पास हुई। आपको बताते चले कि 4 बोगी बेपटरी हो गई। आपको ये भी बताते चले कि मालगाड़ी नारायणपुर से सटिंग के लिए जा रही थी। इससे मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल मार्ग पर यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। हादसे के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर सोनपुर मंडल के कई वरीय अधिकारी पहुंचे। इस घटना के बाद करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित हो गया। आपको बता दें कि बीते करीब 3 घंटे से समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल खंड पर अप व डाउन गाड़ियों का आवागमन उस टाइम जो है वो बंद रहा। रेलवे के अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू करवाया। परिचालन को सुचारू रूप देने के लिए पूरी टीम जो है वो राहत कार्य में जुटी हुई है। हमारा रेल जो है भिलाई से आई थी, वो रेल अनलोड होनी थी हमारे सेक्शन में, उसका 4 वैगन आज डिरेल हुआ है। शंटिंग चल रही थी नारायणपुर यार्ड में, तो शंटिंग के दौरान 4 जो हमारे वैगन है वो डिरेल हुए हैं, तो उसका रिस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। हाँ जी, वो शंटिंग चल रही थी तो वो क्रॉसओवर के ऊपर डिरेलमेंट हुआ है, तो जिसकी वजह से दोनों लाइनें इस समय बंद है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें अपलाइन जल्दी रिस्टोर होगी, क्योंकि अपलाइन में थोड़ा सा एक वैगन को हटाएंगे तो अपलाइन खाली हो जाएगी, तो उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अपलाइन चालू करने का। क्या लग रहा है कितनी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है? वो खबर कंट्रोल में होगी, लेकिन गाड़ियां खड़ी हैं, काफी गाड़ियां जिन लोग अभी क्या लोड क्या था सर? इसमें रेल जो पटरी होती है वो रेल लोड थी, तो भिलाई से बन के आ रही थी। नई जो पटरी बदलने का काम चलता है। सर ये घटना हुआ और कब तक ये इसको लगभग अभी 2 घंटा जैसा हुआ है, तो हमें उम्मीद कर रहे हैं और 2 घंटे के अंदर लाइन चालू होना चाहिए। कुल कितने डब्बे डिटेल हुए थे? 4। अब तक की लाइन वगैरह को भी क्षति हुआ है? नहीं, कुछ क्षति नहीं है। मतलब ट्रेन को, मालगाड़ी को, मालगाड़ी के अंदर जैसे अब हमारे को रेल काटनी पड़ रही है, कुछ अभी करना पड़ रहा है। अदरवाइज बहुत धीरे गति से शंटिंग हो रही थी। ट्रैक को डैमेज नहीं है, सिग्नलिंग को डैमेज नहीं है, सिर्फ रूट डिस्टर्ब है। अधिक वजन के कारण हुआ है क्या? नहीं, ये आधी गाड़ी खाली हो गई थी। गाड़ी ये भिलाई से आई है, तो इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये डिरेलमेंट क्यों हुआ, इसका जांच करना पड़ेगा। क्यों डिरेलमेंट हुआ है, क्यों ऐसा घटना हुआ है, इसका जांच हम लोग पहले अभी गाड़ी चालू करते हैं, उस पर जांच ऑर्डर करेंगे। अभी तक के ऑब्जर्वेशन में क्या आया है? नहीं, अभी प्रिलिमिनरी अभी स्केच वगैरह बनना है, अभी जस्ट आए ही हैं सब लोग। क्या लग रहा है फिर कहाँ? अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका स्केच बनेगा थोड़ा सा। कारण क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं है, क्योंकि जो
देश में एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से पास होने पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान किया और 18 सितंबर को कैबिनेट की मोहर लग गई। अब विरोध की राजनीति करने वाला विपक्ष तो अपना फितरत बदल नहीं सकता, इसलिए वह विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों की जो नीति और नीयत है उससे कभी सकारात्मकता और सहयोग की राजनीति की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब कह रहे हैं कि वह ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। अरे भाई, किससे ध्यान भटकाने के लिए? क्या लालू के परिवार को सम्मन जारी होने से या फिर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में देशद्रोही बातों से ध्यान भटकाने के लिए? देश प्रदेश में चर्चा तो इन्हीं विषयों को लेकर जोर शोर से हो रही है। विपक्षी दलों को शायद नहीं मालूम कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या लाभ है। इससे देश के विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि इससे देश हमेशा चुनाव के मोड में नहीं रहेगा। अभी पूरे साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, साथ ही विकास बाधित होता है। आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से विकास परक कार्य रुक जाते हैं। खबर मधुबनी से है, जहां प्रखंड क्षेत्र में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने स्वयं विस्फी पंचायत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नल जल योजना, पीडीएस की 2 दुकानें एवं स्थानीय विद्यापति +2 उच्च विद्यालय का भी निरीक्षण किया। विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में सभी शिक्षक उपस्थित पाए गए। यहां पर निर्माणाधीन 2 शौचालय को अविलंब कार्य संपन्न कराने हेतु उन्होंने विद्यालय प्रधान को आदेशित किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बिस्फी पंचायत के वार्ड संख्या 6 में नल जल का पानी घर तक पहुंच रहा है, वहीं जिस वार्ड में पीएचडी के द्वारा कार्य किया गया है और पानी नहीं पहुंच पा रहा है उससे मरम्मत के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं पंचायत में जहां पानी नल से नहीं निकल रहा है, अविलंब उन नलों की भी मरम्मत करवा दी जाएगी। बाद में डीएम अरविंद कुमार वर्मा स्थानीय टीपीसी भवन में प्रचंड क्षेत्र के मुखिया, पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायकों के साथ उन्होंने बैठक की। आज पंचायत का औचक निरीक्षण किया गया। आज बुधवारी जांच के तहत सभी पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग पंचायतों का निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी बिस्फी पंचायत का निरीक्षण किया गया और उसमें 2 पीडीएस दुकान का भी निरीक्षण किया गया। कोई शिकायत नहीं पाई गई, वहाँ पर सब ठीक था। और एक हाई स्कूल बिस्फी का भी हम लोग जाँच किए, उसमें बाकी सब ठीक थे। शिक्षक वगैरह की उपस्थिति ठीक थी, बच्चों की उपस्थिति ठीक थी। शौचालय 2 ऑलरेडी था, 2 और बन रहा है। बस कुछ कमरों की आवश्यकता प्रधानाध्यापक ने बताई है, तो हम लोग उसको काम करवाएंगे शिक्षा विभाग के माध्यम से। और इसके अलावा नल जल योजनाओं की भी जांच की गई। नल जल में काफ़ी जगह पे, कुछ जगह पे फंक्शनल था, कुछ जगह पे नॉन फंक्शनल है, और ज़्यादा जगहों पे नॉन फंक्शनल था उसमें से जो माइनर रिपेयर के इश्यूज़ हैं। और उसी क्रम में फिर आज सभी यहाँ पे सम्मानित मुखिया जिलों के साथ बिस्फी ब्लॉक के हम लोगों ने बैठक की और उसमें मेन जो रिव्यू का बैठक का मेन उद्देश्य था कि नल जल योजना को सभी जगह फंक्शनल कराना, क्योंकि माइनर रिपेयर ज़्यादातर जो पाया गया फीडबैक में कि माइनर रिपेयर के कारण ही कुछ वार्डों में अभी क्रियान्वित नहीं है। तो हम लोग उसको अभियान चलवा के माइनर रिपेयर के कारण जहाँ पे लंबित है उसको तुरंत फंक्शनल करवा देंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में इससे समस्या का निदान हो जाएगा। उसके बाद जो बचे वार्ड हैं मेजर रिपेयर के कारण, उसमें पीएचडी के द्वारा टेंडर किया गया है और अविलंब वहाँ पे भी काम शुरू कराया जाएगा। हम लोग अनुश्रवण करा के उसको भी पूरा कराएंगे। जो मुख्य रूप से माननीय मुखिया जिलों के माध्यम से भी अनुरोध किया, हम सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि नल जल योजना जहाँ चल रही है, जहाँ पे प्रतिदिन पानी आ रहा है, वहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो उसका शुल्क निर्धारित है कि 30 रुपया पर महीना, बहुत ज़्यादा राशि भी नहीं होती है, इतना सभी लोग जमा करेंगे तो हमारे अनुरक्षक को उससे मानदेय का भी भुगतान हो पाएगा। कहीं छोटा मोटा रिपेयर होगा तो उससे कराया जा सकेगा, क्योंकि यही प्रमुख कारण है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे बंद होती है माइनर रिपेयर के कारण ही होती है। तो मैं सभी बिस्फी ब्लॉक के सभी निवासियों से मैं अनुरोध करूँगा।
वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ पूरे प्रदेश में किया गया है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिले के नरबर नगर परिषद क्षेत्र में परिषद के अध्यक्ष पद्मा संदीप माहेश्वरी और जनपद सीईओ आनंदी प्रसाद प्रजापति ने नगर और ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर नगरवासियों के साथ ग्राम वासियों को शपथ दिलाते हुए सभी से स्वच्छता पखवाड़े में सहयोग करने की अपील की। सीएमओ नरवरिया स्वच्छता अभियान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यादव के साथ राजनीतिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने श्रमदान कर लोड़ी माता मंदिर के आसपास क्षेत्र की सफाई करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। वहीं पद्मा संदीप माहेश्वरी ने स्वच्छता को लेकर सभी को जागरूक करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। स्वच्छता हमारे व्यवहार में भी शामिल होना बहुत जरूरी है। को निर्देश सरकार का निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ अभियान शुरू किया गया है। तो हमने सबको शपथ का प्रारूप दे दिया, पूरा कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है कि सभी जो है जितने भी घटक है स्वच्छता के सब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन जो है कोई न कोई गतिविधि उसको निश्चित करके करना है। तो हमने यहाँ से निश्चित कर दिया गया है। आज सिर्फ स्वच्छता का कार्यक्रम होगा, एक पेड़ माँ के नाम से होगा और स्कूलों कार्यालयों की साफ सफाई, आंगनबाड़ी कार्यक्रम केंद्रों में भी ये कार्यक्रम होगा। इस तरह से 2 अक्टूबर की ग्राम सभा तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। शासन के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक समस्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छता ही सेवा अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में साफ सफाई, स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, मुख्य मार्गों पर जो नाले बने हुए इसकी शौचालयों की सफाई, लोगों को स्वच्छता के संबंध में मोटिवेट करना, हाथ धुलाई कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त जो इस बार एक थीम दी है कि गांव में कहीं पर ज़्यादा गंदगी है उसको इन्होंने सीटी नाम दिया है। सीटी मतलब ये कोई ब्लैक स्पॉट है पुराना जहाँ कभी गंदगी साफ नहीं होती, उसको साफ करा करके उसके फोटोग्राफ ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पोर्टल पे अपलोड किए जाने हैं। और इस बीच ये पूरे अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता की एक खबर लखीसराय से है, जहां एसडीएम चंदन कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में मंडल कारा में घंटों छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में कई थाना अध्यक्ष एवं काफी संख्या में पुरुष एवं महिला पुलिस बल शामिल रहा। आपको बता दें कि कारा के कुल 17 वार्डों में सघन तलाशी ली गई। हालांकि तलाशी के दौरान किसी को भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। एसडीएम चंदन कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई है, लेकिन तलाशी के दौरान किसी भी आपत्तिजनक सामान मंडल कारा में नहीं मिला है। वहीं एसडीपीओ शिवम कुमार ने कहा कि लगातार मंडल कारा में छापेमारी कार्रवाई की जा रही है ताकि जेल में बंद कैदी के द्वारा मोबाइल या फिर आपत्तिजनक सामानों का उपयोग नहीं कर सके। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार और आगामी जो पर्व त्यौहार का आ रहा है मौसम, दुर्गा पूजा, दीपावली, इसको देखते हुए हम लोग जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था और उसी के तहत हम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आज निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के दौरान ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली है। जो भी कमियां थी उनको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। जैसा कि बताया गया है कि आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है यहाँ मंडल कारा में एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया है। सभी वार्ड जो 17 वार्ड हैं यहाँ पे और करीब 637 कैदी हैं, तो पूरी बारीकी से निरीक्षण किया गया। अलग अलग वार्डों का एक साथ धावातल बना करके कहीं से भी किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। जो पूरी टीम है यहाँ की उनसे भी बात की गई है, नई टीम है उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि हर पहलू पर ध्यान रखते हुए किसी प्रकार का आपत्तिजनक चीज़ों का आदान प्रदान यहाँ से ना होने पाए, जिससे कि बाहर जेल के बाहर बैठे और अंदर बैठे जो अपराध कर्मी हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन जो है वो बहाल ना होने पाए। इसको लेकर के संतोषजनक रहा है और आगे भी इस प्रकार का औचक निरीक्षण चलता रहेगा। जैसा कि बताया
वहीं कटनी जिले के समस्त तहसीलों में पटवारी संघ के द्वारा लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बड़वारा में भी पटवारी संघ ने एसडीएम प्रदीप मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर 19 सितंबर और 20 सितंबर को अवकाश में जाने की सूचना दी गई। पटवारी संघ तहसील अध्यक्ष अनुज ने बताया कि प्रांतीय आह्वान पर आज समस्त मध्य प्रदेश में पटवारी संघ के द्वारा लंबित निम्न कार्यों को मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा पटवारियों के न्याय उचित मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, पर सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। 2 दिवसीय अवकाश के लिए दिए, क्योंकि इसके लिए ज्ञापन 9 सितंबर को दे चुके थे। शासन द्वारा अभी हमारी मांगों का कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। उसमें मूल रूप से हड़तालबाजी का वेतन था सितंबर माह का, और जो दूसरा था कर्मचारी आयोग में जो हमारी ग्रेड पे से संबंधित फाइल लंबित है उसको आगे बढ़ाने के लिए था। अगला बिंदु था डीपीसी के माध्यम से राजस्व निरीक्षक की भर्ती पटवारी के माध्यम से पटवारी स्तर से की जाए सीधी, और नायब तहसीलदार की भर्ती भी विभागीय आधार पर पटवारी की जाए। ये हमारे मूल मुद्दे थे। इन्हीं के आधार पर हम लोग शासन स्तर पर ज्ञापन दिए थे, लेकिन आज दिनांक तक कोई निराकरण न होने के कारण सामूहिक रूप से पटवारी संघ के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 19 और 20 तारीख 2 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। उनकी 9 सूत्री मांगे हैं जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। वो मांगे शासन स्तर पे है। सौभाग्य से खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां प्रवीण सिंह ने सीहोर के पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश को जूडो में पहला पदक दिलाने वाले कपिल परमार को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सीहोर के कपिल ने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश को जूडो में पहला पदक दिलाकर इतिहास रच दिया था। कपिल ने सीहोर ही नहीं बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। कपिल की इस जीत पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने उन्हें बधाई दी। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।